पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, खबरें विद न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। आज हम जानेंगे कि भाजपा के किस नेताजी को तेज प्रताप यादव की चिंता सता रही है। आखिर क्यों कह रहे हैं कि उन्हें राजद का असली उत्तराधिकारी होना चाहिए था। ये भी जानेंगे कि भाजपा जो है निषाद समाज को साधने के लिए कौन सा प्लान बना रही है और राजद कौन से आंकड़े में बीजेपी से आगे निकल गई है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर है। स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद अनिकेत जी। सबसे पहला सवाल तो होगा मंत्री जीवेश मिश्रा के बयान से। कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को ही राजद का असली उत्तराधिकारी होना चाहिए था और भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं। इस बयान का मतलब क्या है, क्या करना चाह रहे हैं? लड़ाई झगड़ा कि आपस में दोनों भाई लड़ जाए। देखिए गांव घर में भी होता ही है ना, नहीं होता है, और हर जगह है कि हाँ। तो घर मुहावरा बता ही दिए अनिकेत कि घर क्या करते हैं, घर फूटे जवार लूटे। हाँ, घर फूटे जवार लूटे। अच्छा, इसके पीछे अब थोड़ी सी सियासत को समझिए। देखिए थोड़ी सी सियासत ये है कि तेजस्वी सीएम फेस, आरजेडी के अनुसार महागठबंधन में भी इस पर अभी रार, लेकिन तेजस्वी ही है। तो बीजेपी की यह कोशिश है, क्योंकि बहुत दिनों से इस तरह के बयान नहीं आ रहे थे, दोनों भाई में लड़ाई वाले बयान नहीं आ रहे थे। बहुत महीनों बाद कहिए इस तरह के फिर बयान आए हैं बीजेपी के नेता के द्वारा। मंत्री हैं जीवेश मिश्रा का बयान है, और यही है मतलब कि अगर दो भाई लड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान भटकेगा, कार्यकर्ताओं का भी ध्यान भटकेगा और पार्टी की ताकत कम होगी। तो विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें डिस्टर्ब किया जाए आरजेडी को, एकदम यही है। और यह भी है कि अगर तेजस्वी के खिलाफ में तेज प्रताप कोई अभियान छेड़ दे। अब देखिए जीवेश मिश्रा ऐसे ही बयान नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारी मतलब लिंक है दूसरे से। हसनपुर से तेज प्रताप चुनाव नहीं लड़ेंगे, करीब करीब क्लियर है, एकदम ये स्पष्ट है कहे तो। क्योंकि अभी पिछले दिन ये मीटिंग हुई थी आरजेडी की, सर्वे कहिए मीटिंग कहिए, उसमें क्या वहाँ से विभा देवी हैं, उनका था सुनील कुमार पुष्पम, जो वहाँ पोस्टर बैनर जो लगा उसके अनुसार बता रहे हैं हम। इसका मतलब यह हो गया कि वहाँ जो कार्यक्रम हुआ उसमें तेज प्रताप का ये नहीं था। मतलब ये हो गया कि वह वहाँ से छोड़ रहे हैं, कौन, हसनपुर विधानसभा, आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं तो उनका अगला पड़ाव अब कहाँ हो जाएगा, कहना मुश्किल है तेज प्रताप का। वैसे अंदर खाने की खबर यही है, हमारे पास जो जानकारी है कि तेज प्रताप को एमएलसी बनाया जाएगा, मतलब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। मतलब ये सब अंदर की बातें हैं। तो इसीलिए जो भाजपा के कोटे के मंत्री हैं इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे, इसीलिए अभी से तेज प्रताप को उकसाने की कोशिश कि भाई से टकरा जाए, तेजस्वी से टकरा जाए। स्वाभाविक है, जब ये अधिकारी, ये तो हम सुनी सुनाई का बात कर रहे हैं, जो सत्ता के गलियारों में जो चर्चा है वह कह रहे हैं, अंदर खाने जो चल है वह कह रहे हैं, लेकिन जब यही बात पटल पर आ जाएगी, मतलब पर्दे पे आ जाएगी, तो समझ रहे हैं तेज प्रताप का मिजाज फिर कैसा होगा। इसीलिए इस तरह की आग जो है भाजपा के लोग लगा रहे हैं। हालांकि एक चीज़ है, तेज प्रताप जो है इतने आसान चीज़ नहीं है, बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे तेज प्रताप। एक खबर और इसी में जोड़ देते हैं, मालदीव जा रहे हैं घूमने फिरने। हाँ। नहीं हाँ। तो लेकिन तेज प्रताप तो कहते हैं कि हम कृष्ण हैं, यही मेरा अर्जुन है। हाँ, तो अब तेज प्रताप तो यही कहते हैं, तो वही जो तेज प्रताप कह रहे हैं उसके ठीक उलट हो जाए आरजेडी में, ये कोशिश है। बीजेपी नेता का जो बयान है उससे तो यही लगता है। लेकिन विजय सिन्हा को लेकर के भी राजद की तरफ से कल एक पोस्ट कर दिया गया। हालांकि पोस्ट में जो सारी बातें लिखी गई है वो तो हम बता भी नहीं सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे, इस तरह की राजनीति पर क्या कहेंगे? इस तरह की राजनीति अच्छी नहीं है, नहीं समझे। तेज प्रताप, समझ जाइए, हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। तेज प्रताप को इस तरीके से हॉट करने का क्या मतलब है? उनको गरमा देना कि बमक जाएं, भड़क जाएं, इसका क्या मतलब है? बीजेपी के जो नेता कह रहे हैं कि आप ही को उत्तराधिकारी। भाई लालू प्रसाद को जो अच्छा लगा उन्होंने किया, तेजस्वी को आगे बढ़ाया, ठीक, हाँ। और तेज प्रताप कह रहे हैं कि हम कृष्ण हैं, अर्जुन हैं। लेकिन अब ये जो है आरजेडी के द्वारा जो ये किया गया, पोस्ट किया गया है, ये हंगामा वाला है। देख लीजिए, कह रहे हैं विजय सिन्हा को बुड़बक कह रहे हैं।
मतलब एकदम ये क्या है, ये है जो सम्राट चौधरी में और आपको विजय सिन्हा में लड़ाने की कोशिश। क्योंकि दो डिप्टी सीएम हैं, एक ही दल से भाजपा से ही है, तो इसलिए इधर से उकसाया जा रहा है। और मामला हालांकि अलग है, मामला ये है कि जो शहीद हुए उसके को लेकर जो बयान आए थे पिछले दिन विजय सिन्हा के, उससे आरजेडी ने जोड़ा है। लेकिन आरजेडी का भी निशाना दूर का है कि जरा विजय सिन्हा को उकसा दिया जाए। तो चुनाव है तो इस तरह की चीजें होंगे ही। लेकिन ये जो बुड़बक कहा है विजय सिन्हा को, तो बीजेपी ने जवाब भी दिया है बीजेपी के नेता ने, और बीजेपी के नेता ने कहा है कि विजय सिन्हा में इतनी क्षमता है कि पूरे लालू परिवार को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। तो तगड़ा जवाब जो है बीजेपी की तरफ से भी है आरजेडी को। ये सारी जब बात चल रही है तो उधर से जीतन राम मांझी के पार्टी का भी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कि मंत्री संतोष सुमन हैं और वो कह रहे हैं कि इतनी सख्ती ले आइए कि 243 सीट पर लड़ना हो तो अकेले हम लड़ ले 243 सीट पर। इस बयान का क्या मतलब है? क्या सीटों के लिए दबाव है या 243 सीटों पर कुछ सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे, कुछ सोच करके कितना कर पाएंगे? हकीकत तो यही है ना कि जीतन राम मांझी 243 सीटों पे तो नहीं कर सकते हैं कुछ, लेकिन हौसला बुलंद है। जो मांझी जी की पार्टी है, संतोष सुमन जो हैं, इनका हौसला बहुत बुलंद है। अब हौसला क्यों बुलंद है, इसके 2-3 उदाहरण आपको बता देते हैं। जैसे पिछले महीने जो कार्यक्रम हुए आपको पटना के गांधी मैदान में, वहाँ देख लीजिए कितना शानदार उन्होंने कार्यक्रम किया था। भीड़ जुट गई थी उनके समर्थकों की, हौसला बुलंद हो गया। पूर्णिया के कस्बा में उन्होंने कार्यक्रम किया था और वहाँ भी भीड़ जुट गई। वहाँ तक मांझी जी का आप समझिए हौसला इतना बुलंद हो गया जीतन राम मांझी का कि राजेंद्र यादव हैं, कह दिए कि देखिए फिर राजेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हम ऐलान कर देते हैं। जबकि अभी सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है, अंदर खाने बातचीत चल रही है। फाइनल स्टेज भी कहिएगा अभी कसर है, अभी कुछ दौर की बातचीत का बाकी है एनडीए में। और उन्होंने ऐलान कर दिया जीतन राम मांझी ने। तो अब इसे आप समझ सकते हैं कि कैसे मांझी की जो पार्टी है वो कितना बुलंद है। और जो वही उत्साह संतोष सुमन जो हैं, वही उत्साह बरकरार रखना चाहते हैं चुनाव तक। इसीलिए जो कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें उन्होंने इस तरह की बात कही है। अच्छा, हर पार्टी कहती है कि नहीं होगा तो हम अकेले पूरा चुनाव लड़ेंगे, तो यही बात संतोष सुमन कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं में। अगर एकदम सटीक बात कहें तो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने के लिए, और दूसरी बात अगर कहें तो एनडीए पर दबाव बनाने के लिए, ताकि अधिकतम सीट मिले। दोहरा तलवार है। हाँ, ये भी सवाल है कि कल भाजपा की बड़ी बैठक हुई है एक, और उसका नाम है मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ, उसकी बैठक हुई है। कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हुई, बहुत सारा ऐसा प्लान बना ताकि निषाद समाज को जो है अपने साथ किस तरह से अटैच किया जाए, किस तरह से जोड़ा जाए, इसको लेकर के क्या खबर है इस बारे में? खबर ये है, मूल चीज़ हम लोग बता देते हैं। देखिए, आपको मछुआरा सम्मेलन बीजेपी की मीटिंग हुई, उसमें जो मुख्य बात है मछुआरा सम्मेलन भाजपा करेगी, जिसमें आपको 10 जून को मुजफ्फरपुर में होगा, 14 को कटिहार में, 18 को दरभंगा में, 22 को मोतिहारी में और 26 तारीख को समस्तीपुर में, 30 को खगड़िया में और 10 जुलाई को जो कार्यक्रम होगा वो पटना के बापू सभागार में होगा। जो मीटिंग हुई उसमें जो मुख्य बात है वह बता रहे हैं आपको। और मतलब यह है कि भाजपा जो है अपना कमर एकदम कस लेना चाहती है मलाह वोटों को लेकर, सहनी जो वोट है उसको लेकर। क्योंकि देख रहे हैं मुकेश सहनी अब महागठबंधन की तरफ है, तो बीजेपी की यही कोशिश है कि अपना जो विंग है उसको इतना मजबूत कर लो कि अगर मुकेश सहनी नहीं आए, क्योंकि मुकेश सहनी पर डोरे डाले जा रहे हैं। हम फिर कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे बातचीत भी चल रही है और मुकेश सहनी भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जरा महागठबंधन में देख ले कि सीटों का क्या हाल रहता है, तब पत्ता खोलेंगे मुकेश सहनी भी और बीजेपी भी तब बात लाएगी। लेकिन अपना जो नट वोल्ट है उसको टाइट करना जरूरी है। तो बीजेपी जो है इतना सम्मेलन करेगी, सब तारीख आपको बता ही दी है, और पटना में बड़ा कार्यक्रम होगा बापू सभागार में। तो इन सब वोट को बिखरने देने की मतलब ये है, चेष्टा है कि बिखरे नहीं, एकदम खींच करके ले आए। मुकेश सहनी अगर आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। तो मुकेश सहनी को लेकर के बहुत सारी बातें भी कह दी गई, दिलीप जायसवाल ने बहुत कुछ कहा भी।
मतलब तंज भी कसा उन पर। हाँ, तंज कसा दिलीप जायसवाल ने मुकेश सहनी पर। और देखिए, मुकेश सहनी भी तंज कस रहे हैं। मुकेश सहनी भी कहीं चूक नहीं रहे हैं। पूर्णिया में कार्यक्रम था मुकेश सहनी का, और मुकेश सहनी भी करारा वार किया है नीतीश सरकार पर, मतलब जो बिहार की सरकार है उस पर भी, और साथ ही आपको केंद्र की जो सरकार है उस पर भी। तो दोनों तरफ से अभी वार चल रहा है, लेकिन पीछे दुलार भी चल रहा है। एक बड़ी बात अनिकेत जी बता देते हैं कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर मछुआरा आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये देख लीजिए कि कैसे वोट साधने की कोशिश हो रही है, और उन सारी मतलब खिड़कियां जो है उन खिड़कियों को बंद कर देना चाहती है भाजपा कि अगर नहीं आए मुकेश सहनी तो फरिया लिया जाएगा। तो अब जो मछुआरा 15 दिन का समय दिया है दिलीप जायसवाल ने, तो आप दर्शक समझ ही जाएंगे कि आखिर क्या कैसे, हाँ मतलब सहनी वोट को पर छीना झपटी कह सकते हैं इसको। जातिगत जनगणना को लेकर के पूरे देश में सियासत हो रही है, और सरकार ने तो फैसला भी ले लिया है कि कराया जाएगा। तेजस्वी भी लगातार क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के एक नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जाति प्रथा को ख़त्म कर देना चाहिए। समीर महासेठ हैं, पूर्व मंत्री हैं। ये बयान आप कैसे देखते हैं? काट के रूप में देख रहे हैं कि जो बात कह रहे हैं तेजस्वी उसका ही उल्टा बात है? उल्टी बात है। उल्टी बात इसलिए है क्योंकि आप समझ जाइए कि जो जातीय जनगणना है इसको लेकर कितने मुखर रहे हैं लालू जी भी, तेजस्वी भी, और आपको पूरा जो उनका गठबंधन है महागठबंधन, और देख ही रहे हैं राहुल गांधी किस तरीके से अभियान चलाए थे इसके खिलाफ में। उन्होंने क्रेडिट भी लिया जब पिछले दिन दरभंगा आए, तो कहा कि वो तो हमारे दबाव के कारण हमने संसद में इस मामले को उठाया था, और उस दबाव की वजह से एनडीए की सरकार ने इसकी घोषणा की है। तो देखिए, ये था कि जातिगत जनगणना मतलब जाति की राजनीति एक तरफ, दूसरी तरफ जो है वैशाली के लालगंज में कार्यक्रम था इनका, सामाजिक न्याय वाला कार्यक्रम चल रहा है आरजेडी का, और सामाजिक न्याय वाला में कार्यक्रम भी हो रहा है, सर्वे भी हो रहा है, मतलब अपने जो भी कैंडिडेट होंगे उन सब का कह सकते हैं कि आकलन भी किया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट भी करनी है इस टीम को। उसी में समीर महासेठ शामिल थे, और उसी कार्यक्रम में उन्होंने अपनी बात रखी है और कहा है कि जो जाति का जो प्रथा अगर कह ले उसको खत्म कर देना चाहिए। तो ये जो तेजस्वी जी का लाइन रहा है, लालू जी का जो लाइन रहा है, उससे अलग ये दिख रहा है। हालांकि इसको सोच अच्छी कह सकते हैं। वाकई में अगर जाति प्रथा खत्म हो जाए तो क्या होगा? सब बराबर होगा, और सब बराबर होगा तो आप समझ सकते हैं हिंदू समाज बहुत मजबूत हो जाएगा। तो उनका कहना सही है। इसीलिए जो हिंदू समाज है वो बहुत टुकड़े टुकड़े में विभक्त है। तो ये सोच इनकी अच्छी है, लेकिन इनकी जो पार्टी लाइन है उससे इतर है समीर महासेठ का यह बयान कहिए, संबोधन कहिए। बात राजद के सदस्यता अभियान को लेकर के भी होना चाहिए। कल आंकड़े जारी किए गए, और उस आंकड़े में जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को भी राजद ने पार कर लिया। इसको हम जोड़ते हैं भाजपा से, और भाजपा ने भी लक्ष्य रखा था 1 करोड़ का, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाई। क्या लगता है सर, ये जो सदस्यता अभियान है इस चीज़ में राजद ने बढ़िया बाजी मार ली है बीजेपी से ज़्यादा? बिल्कुल। 35 लाख हुआ था ना इनका, और वो भी कुहरते कुहरते किनका? भाजपा का 1 करोड़ का दावा कर 1 करोड़ का दावा कर रहे थे। और आरजेडी ने जो लक्ष्य रखा था, जो बताया गया है, उसके रामचंद्र पूर्वे इसके सर्वे सर्वा थे, और उन्होंने जो बताया है कि भाई हम लक्ष्य से आगे बढ़ गए, लक्ष्य तो पूरा ही हुआ 7 लाख ज़्यादा, लेकिन बीजेपी के नेता कुहर रहे थे। और देखिए अब क्या है, लक्ष्य जो इन्होंने पूरा किया है बीजेपी ने, ये भी। अच्छा, बीजेपी के बारे में एक और बहुत कटु सत्य बताते हैं आपको, बहुत अंदर की बात। बीजेपी में हवाई बहुत है, कागज पे बहुत चीज़ होता है बीजेपी में भी। जैसे जदयू में नहीं हो गया था कि बूथ कमेटी बन गई, दिस दैट लोगों ने कर दिया, तो उसी तरीके से बीजेपी में भी है। और लेकिन आरजेडी में इन सब चीज़ों पे बहुत लगता है पैनी नज़र रखी गई। इसीलिए स्वाभाविक है, और सारे कार्यकर्ता मन से लगे होंगे, इसलिए परिणाम बेहतर हुए हैं। जैसा कि रामचंद्र पूर्वे कह रहे हैं कि देखिए हमने इतने लक्ष्य को पूरा कर, लक्ष्य तो पूरा किया ही, उसे आगे
टप गए, आगे बढ़ गए, ये है। इसमें खास ये है अनिकेत कि 29 मई तक अब पंचायत स्तर, 2 जून तक प्रखंड स्तर का चुनाव होगा। तो आरजेडी के जो नेता हैं उनके लिए ठीक खबर है ना, जरूरी खबर है ये। और 5 जून से लेकर 11 जून तक जिला इकाई और राज्य परिषद के सदस्यों के चुनाव कराए जाएंगे। इसके बाद 13 जून को राज्य परिषद के सदस्यों की सूची जारी होगी। 21 जून को प्रदेश अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने जाएंगे। 24 जून को राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की अंतिम सूची प्रकाशित होगी। 31 मई से 2 जून तक प्रखंड इकाई और प्रखंडों से जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा। पार्टी के स्थापना दिवस पर 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। यानी क्या हुआ, एक एक कार्यक्रम आप लोग को बता दिए। अब मतलब यह समझिए कि चुनाव से पहले आरजेडी एकदम चुस्त और दुरुस्त, संगठन मजबूत, ये लक्ष्य है। अब फिर हम बीजेपी पर चले आएंगे। बीजेपी में देख लीजिए अभी क्या चल रहा है। कमेटी जो है हर 10 दिन पे दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि अब कमेटी की घोषणा कर देंगे, हर 10 दिन पर। कार्यकर्ता उनके उब चुके हैं, परेशान हैं कि आखिर कमेटी बन क्यों नहीं रही है, अगर बन गई है तो घोषणा क्यों नहीं हो रही है। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का देख लीजिए हाल, है ना, कि ये बनेंगे वो बनेंगे। अब 10 दिन में 20 दिन में तो युद्ध हो, तनातनी हो गई पाकिस्तान के साथ, उसकी वजह से रुक गया, तो ये हो गया वो हो गया। एकदम बीजेपी में राष्ट्रीय से लेकर के यार बिहार तक में कन्फ्यूजन है अभी। लेकिन अगर ये कार्यक्रम सब अब देख लीजिए, अगर समय पे ये हो जाता है आरजेडी का, तब तो चुस्त और दुरुस्त पार्टी तो आरजेडी ही कहलाएगी। लोजपा की भी कल बैठक हुई, लोजपा रामविलास की, और राज्य कार्यकारिणी की बैठक। उसके बाद जब अरुण भारती बाहर निकले तो वो कहे कि हम लोग एनडीए के साथ तो हैं, लेकिन इस चुनाव में जो है अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाएगी हमारी पार्टी। ये स्वतंत्र पहचान बनाने वाला बयान का मतलब क्या है? देखिए, स्वतंत्र पहचान बनाने का एकदम सीधा और सटीक मतलब यह है, नीतीश को डरा रहे हैं। हाँ, क्योंकि सबको याद होगा कि किस तरीके से चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में गत कहते हैं उसको, मैथिली में शब्द है, कौन सी मतलब दिशा बदल दी थी, दशा बदल दी थी। तो इसीलिए स्वतंत्र का मतलब यह है कि फिर कहीं वही तो नहीं खेल होगा। सबके मन में यह सवाल आ रहा है, कहीं वही तो नहीं खेल होगा। लेकिन अगला शब्द ये भी है कि एनडीए के साथ लड़ेंगे, नहीं, लेकिन मुझे लगता है प्रेशर पॉलिटिक्स। ये भी तो हो सकता है कि जिस तरह से एनडीए के साथ भी कह रहे हैं और ये कह रहे हैं स्वतंत्र पहचान, तो किंग मेकर की भूमिका में आए। अगर एनडीए की सरकार बने तो इनके बिना कोई उस सत्ता के शीर्ष तक ना पहुंच पाए, ऐसा भी हो सकता है। किंग मेकर की भूमिका, हाँ, किंग मेकर। अगर मान लीजिए त्रिशंकु विधानसभा अगर हो जाए चुनाव में, तो अगर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा चिराग पासवान की पार्टी का, अगर वैसे ही जितनी भी सीटें मिले, अभी चूंकि सीटों का ये नहीं बंटवारा हुआ आधिकारिक रूप से, तो जितनी सीटें मिले और वो मैक्सिमम जीत जाए, तो वाकई में बहुत मजबूत पार्टी के तौर पर चिराग पासवान की पार्टी होगी। और मजबूत होगी तो किंग मेकर भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये अनिकेत सही कह रहे हैं कि इस तरह की परिस्थिति होगी तो चिराग पासवान किंग मेकर भी हो सकते हैं। लेकिन चूंकि शब्द है उसमें स्वतंत्र और एनडीए के साथ, तो ये कैसे चलेगा? दोनों एक साथ तो नहीं चलेगा। या तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे, मतलब 2020 वाला रूप दिखाएंगे, या फिर एनडीए के साथ चलेंगे। साथ में रह के तो नहीं चलेगा। ये नहीं समझिए, नीतीश कुमार की भी पैनी नज़र है, नीतीश कुमार भी सब समझ रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार देखते हैं, जब चिराग पासवान से उनकी मुलाकात होती है, इन दिनों बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, तो जितना ही गर्मजोशी चिराग पासवान दिखाते हैं, उससे ज़्यादा जो है सो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाते हैं। अच्छा, ज़्यादा दिन नहीं, वह मधुबनी वाली सभा में तस्वीर में दिखे थे दोनों लोग, तो दोनों में गर्मजोशी होती है, दोनों जब सामने आते हैं तो। और नीतीश कुमार अगर गर्मजोशी में हैं तो इसका मतलब समझ जाइए कि उनको सब खबर है, सब पता है।
कैबिनेट की बैठक भी हुई कल और कई सारे फैसले लिए गए। इन फैसलों में अहम फैसला आपको क्या लग रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कई फैसले अहम हैं, समझे अनिकेत। जैसे गया शहर का नाम बदल देना, गया जी। फिर डीए में जो वृद्धि की गई है, सरकारी कर्मचारियों के डीए में वृद्धि हुई है। इसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें शहीद जवानों के परिवारों को जो है 50 लाख रुपए सरकार देगी। फिर सुशील मोदी की जयंती जो है अब राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। तो ये सब मतलब 69 ऐसे फैसले लिए हैं। हाँ, मतलब 69 एजेंडों पे मुहर लगी है, जिसमें ये खास फैसले थे। अच्छा, एक और फैसला अनिकेत, जो अंबेडकर छात्रावास वाला है, जिसके लिए राशि जारी करने की बात हुई है। और इसका मतलब इसको लगता है दर्शक पता नहीं कैसे सोचेंगे, यह भी कह सकते हैं दर्शक कि राहुल गांधी दरभंगा आए, अंबेडकर हॉस्टल में उनका प्रोग्राम था और देख गए कि काम भी कर रही है कांग्रेस और दलितों पर काम कांग्रेस कर रही है। तो वो सब असर फीका करने के लिए भी कह सकते हैं कि इस तरह के फैसले, इस तरह के एजेंडे पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगाई है। कृष्णा अल्लावारू ने कल कहा कि जो कुछ भी हुआ, राहुल गांधी को जिस तरह से रोकने का प्रयास किया गया, इसके पीछे सुपर सीएम काम कर रहे थे। इस सुपर सीएम किसको कह रहे हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं? अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार पर भी टारगेट लिए हुए हैं। वाकई में पहली बार मेरे जहन में भी नहीं है कि नीतीश पर उन्होंने डायरेक्ट वार किया हो इस तरीके से। और ये नीतीश पर ही वार है, मतलब यह दिखाने की कि नीतीश कुमार में अब कोई बात नहीं रह गई है। और सुपर सीएम का इशारा यही है कि भाजपा की तरफ है, कि भाजपा के हाथ में रिमोट है और भाजपा के नेता जैसे रिमोट का जैसा जैसा बटन दबाते हैं वैसा ही नीतीश कुमार करते हैं। तेजस्वी वाली बात। हाँ, वो तेजस्वी वाली बात कर रहे हैं। लेकिन यानी कि जानते हैं, नीतीश कुमार को कोई घुमा देगा, कोई टहला देगा, ये जो है कृष्णा अल्लावारू का, हाँ लगता है गलतफहमी में है कृष्णा अल्लावारू। अच्छा, आप देखिए, और अब उनकी पार्टी की चर्चा कर लेते हैं। अब उनकी पार्टी मतलब कांग्रेस, और कांग्रेस में समझिए क्या स्थिति है। कांग्रेस ठीक है, राहुल गांधी आए और या लगातार बिहार आ रहे हैं, फिर आएंगे राहुल गांधी, सब चीज़ ठीक है। लेकिन ये देखना है कृष्णा अल्लावारू जी कि आपकी पार्टी को सीट कितनी मिलती है, और सीट मिलती है तो आपके जो प्रत्याशी होंगे वह जीत करके कितना इस बार आते हैं। ये महत्व, हाँ ये परीक्षा वाली बात है। आखिरी सवाल है सर, आम आदमी पार्टी की भी कल एक बैठक हुई बिहार में, और बसपा का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ बिहार में ही। दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से बिहार में चुनाव लड़ने के लिए दम भर रही हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार की जो बाहर की पार्टियां होंगी, इसमें हम AIMIM को भी शामिल करेंगे, वो जब बिहार में आकर के चुनाव लड़ेंगी तो इस बार के चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले AIMIM की भूमिका अहम होगी। और मेरा अपना जो अब तक का अनुमान है, और जो हम सीमांचल के इलाके के लोगों से बात करते हैं, उसमें जो बात समझ में आ रही है कि पिछले बार से ज़्यादा सीट AIMIM मतलब ओवैसी की पार्टी को आ सकती है। हाँ, ये है, ओवैसी की पार्टी करेगी। देखिए, वैसे भी ओवैसी जब बिहार आए थे पिछले दिन, तो वो तो ललकार कर गए हैं, बोले कि हम बदला लेंगे, हमारे पार्टी से जितने विधायक को तोड़ा गया है उसका हम जवाब देंगे। और जवाब क्या होगा? अधिक विधायकों का जीतना, यही ना होगा, अधिक विधायक का बनना AIMIM से। तो इनका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। इसके बाद आते हैं 2 नंबर पे बसपा। बसपा जो है कुछ सीट जीत सकती है, जो यूपी से सटे हुए जो इलाके हैं बिहार के, वहाँ पर, और जीतती भी रही है। जमा खान है ना उसके उदाहरण, नहीं भी जीती तो नुकसान तो पहुँचाती है। और नुकसान उस इलाके में जो शाहाबाद का कह सकते हैं ना, शाहाबाद के इलाके में नुकसान तो पहुँचाती ही है पार्टी। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी बिहार में 0 पर आउट। कहाँ हैं इनके कार्यकर्ता? पोस्टर लगा हुआ था आज पटना में कि दिल्ली मॉडल लाएंगे बिहार में, तो दिल्ली में तो मॉडल बचबे नहीं किया, तो बिहार में कैसे आएगा सर? सही बात। जब आपका दिल्ली में मॉडल नहीं बचा तो आप बिहार में क्या करेंगे? वैसे कह रहे हैं कि बिहार में केजरीवाल,
कह रहे हैं ये लोग कि बिहार में केजरीवाल अभियान चलाएंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे और यात्रा करेंगे, अरविंद केजरीवाल भी बिहार आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वह बात नहीं है, बसपा वाली बात या ओवैसी की पार्टी वाली बात जो नहीं है, वाली बात नहीं हो सकती है कि बहुत प्रभाव नहीं है। अब पोस्टर की बात कह रहे हैं, यानी कि देखिए पोस्टर तो कोई लगा सकता है, चुनाव है तो इस तरह के पोस्टर तो बिहार में खूब लगेंगे ही लगेंगे। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की खबरें थी, तमाम तरह की चर्चाएं थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।